नमस्कार। मान लीजिए आपने सरकार से कोई बहुत ज़रूरी जानकारी मांगी, शायद आपके इलाके में बन रही सड़क के ठेके के बारे में या किसी सरकारी योजना के खर्चे के बारे में, और आपको जवाब मिलता है नहीं बता सकते। अब आप कहाँ जाएंगे? यकीनन आप एक ऐसी संस्था के पास जाना चाहेंगे जो सरकार से सवाल पूछने में डरे नहीं, जो सरकार के दबाव में बिल्कुल ना आए। आज हम ऐसी ही एक संस्था की डीएनए को समझने वाले हैं, केंद्रीय सूचना आयोग या सीआईसी। हमारे पास एक लेक्चर के कुछ अंश है जो आरटीआई कानून की उन धाराओं पर बात करते हैं जो इस आयोग को बनाती हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि कानून ने इस संस्था को निडर और स्वतंत्र बनाने के लिए क्या-क्या इंतजाम किए हैं। वो कौन से कानूनी दांव-पेच है जो इसे सरकार का सामना करने की वो ताकत देते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल ही सब कुछ है। किसी संस्था को स्वतंत्र कह देना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे सच में स्वतंत्र बनाना वो बहुत मुश्किल काम है। आज हम आरटीआई एक्ट के 3 सबसे महत्वपूर्ण दरवाजों को खोलकर देखेंगे, धारा 12, 13 और 14। ये तीनों मिलकर एक ऐसा किला बनाती हैं जिसके अंदर बैठकर सूचना आयुक्त बिना किसी डर के नागरिक की सूचना के अधिकार की रक्षा कर पाते हैं। तो चलिए इस किले की पहली दीवार से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली दीवार है धारा 12, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये धारा आयोग की नींव रखती है। आसान शब्दों में ये क्या कहती है? ये धारा कहती है कि केंद्र सरकार एक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करेगी। ये एक कानूनी संस्था होगी जिसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा 10 और सूचना आयुक्त हो सकते हैं। ये तो हुई इसकी बनावट की बात, पर असली कहानी इसकी अगली उपधारा में है कि इन लोगों को चुनेगा कौन। हाँ, यहीं पर तो मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जिसे चुनने की शक्ति है उसी का तो नियंत्रण होता है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। उन्हें एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर काम करना होता है, और इस समिति की बनावट वो बहुत अनोखी है। सोचिए, इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री, और सदस्यों में हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया एक और कैबिनेट मंत्री। एक मिनट, ये बनावट तो बड़ी अजीब है। एक तरफ सत्ता पक्ष के 2 सबसे बड़े लोग, प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री, और दूसरी तरफ विपक्ष का सबसे बड़ा नेता। ये तो ऐसा है जैसे क्रिकेट मैच से पहले दोनों विरोधी टीमों के कप्तान मिलकर अंपायर चुन रहे हों। ऐसा क्यों किया गया है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये कोई साधारण कमेटी नहीं है, ये एक तरह का पॉलिटिकल डेडलॉक मैकेनिज्म है। कानून बनाने वालों ने जानबूझकर सरकार और विपक्ष को एक ही मेज पर बिठा दिया। इसका मकसद ये नहीं है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को चुने जो प्रधानमंत्री को पसंद हो या विपक्ष के नेता को पसंद हो। हाँ, इसका मकसद ये है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को चुने जिस पर दोनों को आपत्ति ना हो। आयोग की ताकत किसी एक की पसंद होने में नहीं, बल्कि दोनों की मजबूरी होने में है। मतलब ये एक तरह का नेगेटिव फिल्टर है। कोई भी पक्ष अपने पसंदीदा व्यक्ति को आसानी से नियुक्त नहीं करवा सकता। इसका एक आम नागरिक पर क्या असर पड़ता है? इसका सीधा असर भरोसे पर पड़ता है। जब कोई नागरिक सरकार के खिलाफ अपील लेकर आयोग के पास जाता है, तो उसे ये भरोसा होता है कि वो एक न्यूट्रल अंपायर के पास जा रहा है। उसे पता है कि इस अंपायर को सिर्फ सरकार ने नहीं चुना, और कानून ने ये भी सुनिश्चित किया है कि अगर कभी लोकसभा में किसी पार्टी को विपक्ष के नेता का दर्जा ना मिले, तो जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होगी उसका नेता इस समिति में बैठेगा। अच्छा, यानी ये संतुलन हमेशा बना रहेगा। स्रोत में ये भी बताया गया है कि इन आयुक्तों के लिए कुछ खास योग्यताएं भी हैं। वे सांसद या विधायक नहीं हो सकते, किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हो सकते, और कोई दूसरा लाभ का पद भी नहीं ले सकते। उन्हें कानून, विज्ञान, पत्रकारिता या शासन जैसे क्षेत्रों का विशेषज्ञ होना चाहिए। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। कानून चाहता है कि इस कुर्सी पर विशेषज्ञ बैठें, न कि राजनीतिक प्रभाव वाले लोग। लेकिन इन सब योग्यताओं के बाद धारा 12 की उपधारा 4 इस किले की नींव पर आखिरी और सबसे मजबूत पत्थर रखती है। वो साफ साफ कहती है कि आयोग का सारा प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त के हाथ में होगा, और आयोग स्वायत्त रूप से काम करेगा, और वो किसी भी दूसरी अथॉरिटी के निर्देशों के अधीन नहीं होगा। ये स्वायत्तता शब्द ही असल में इस आयोग की आत्मा है। तो ठीक है, इस किले की पहली दीवार तो बहुत मजबूत है। आपने एक ऐसा अंपायर चुन लिया जिस पर दोनों टीमें राजी हैं और उसे काम करने की पूरी आजादी भी दे दी। लेकिन क्या सिर्फ सही नियुक्ति काफी है?
मैच शुरू होने के बाद भी तो अंपायर पर दबाव डाला जा सकता है, शायद उसकी तनख्वाह को लेकर या उसके कार्यकाल को लेकर। यहीं पर शायद दूसरी दीवार काम आती है, धारा 13, पदावधि और सेवा की शर्तें। बिल्कुल। एक बार आयुक्त की कुर्सी पर बिठा देना एक बात है, और उसे उस कुर्सी पर बिना डरे बैठे रहने देना बिल्कुल दूसरी बात। धारा 13 इसी दूसरी बात को सुनिश्चित करती है। ये धारा कहती है कि आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार तय करेगी, लेकिन कोई भी 65 साल की उम्र के बाद पद पर नहीं रह सकता, और मुख्य सूचना आयुक्त दोबारा नियुक्त नहीं हो सकते। ताकि वो अपने फैसलों में भविष्य की किसी नौकरी का लालच न रखें। सही बात है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर कार्यकाल केंद्र सरकार तय कर रही है तो ये तो एक संभावित लूपहोल जैसा लगता है। सरकार तो फिर अपनी पसंद के आयुक्त को लंबा कार्यकाल और नापसंद वाले को छोटा कार्यकाल देकर भेदभाव कर सकती है। ये एक बहुत वाजिब चिंता है और इस पर काफी बहस भी हुई है, लेकिन कानून बनाने वाले संभावना से अनजान नहीं थे। इसीलिए उन्होंने धारा 13 के अंदर ही एक बहुत चालाकी से लिखा गया नियम डाल दिया, जिसे कानून की भाषा में प्रोवाइजो या परंतुक कहते हैं। ये एक छोटा सा लेकिन है जो पूरी कहानी बदल देता है। ये कहता है कि आप आयुक्त नियुक्त तो कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद उनकी तनख्वाह, भत्ते या सेवा की दूसरी शर्तों में ऐसा कोई बदलाव नहीं कर सकते जिससे उन्हें नुकसान हो। इसे एक व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि केंद्रीय सूचना आयोग ने किसी बहुत संवेदनशील रक्षा सौदे से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दे दिया, जिससे सरकार बहुत असहज हो गई। तो क्या सरकार पलटकर ये कह सकती है कि अच्छा, तुम हमारे खिलाफ फैसला दोगे तो कल से तुम्हारी तनख्वाह आधी और गाड़ी बंगले की सुविधा वापस? बिल्कुल नहीं। यही इस नियम की खूबसूरती है। सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती। एक बार जो सेवा शर्तें तय हो गईं, उन्हें आयुक्त के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ जाकर बदला नहीं जा सकता। ये उन्हें एक तरह की फाइनेंशियल इम्यूनिटी देता है। ये उन्हें ये आत्मविश्वास देता है कि वो बिना किसी आर्थिक दबाव के सिर्फ कानून और तथ्यों के आधार पर फैसला कर सकते हैं। ये इस किले की दूसरी दीवार है। आप उन्हें खरीद नहीं सकते और आप उन्हें आर्थिक रूप से सजा भी नहीं दे सकते। ये तो बहुत बड़ी सुरक्षा है। मतलब एक बार नियुक्त होने के बाद आयुक्त आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित है। तो ठीक है, आप उन्हें खरीद नहीं सकते, उन्हें आर्थिक रूप से डरा नहीं सकते, लेकिन सबसे बड़ा हथियार क्या है? उन्हें नौकरी से ही निकाल देना। अगर कोई आयुक्त सरकार के लिए बहुत ज्यादा सिरदर्द बन जाए तो क्या सरकार उन्हें पद से हटा नहीं सकती? और अब हम आते हैं इस किले की तीसरी सबसे भीतरी और सबसे मजबूत दीवार पर, और वो है धारा 14, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त का हटाया जाना। कानून कहता है हाँ, उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी सख्त, इतनी लंबी और इतनी मुश्किल बना दी गई है कि यह लगभग नामुमकिन है, अगर हटाने का कारण सिर्फ कोई असुविधाजनक फैसला हो। तो क्या है वो आधार और क्या है वो प्रक्रिया? आधार सिर्फ दो हैं, सिद्ध कदाचार या अक्षमता, मतलब प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। यहां हर शब्द महत्वपूर्ण है, खासकर शब्द सिद्ध या प्रूव्ड। और ये सिद्ध कौन करेगा? क्या सरकार की कोई समिति ये तय करेगी कि कदाचार हुआ है? क्योंकि कदाचार शब्द तो बहुत अस्पष्ट और सब्जेक्टिव हो सकता है। सरकार तो अपने खिलाफ दिए गए किसी भी फैसले को कदाचार का नाम दे सकती है। नहीं, और यहीं पर कानून का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच सामने आता है। ये तय करने का अधिकार सरकार से छीन लिया गया है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी आयुक्त के खिलाफ कदाचार या अक्षमता का मामला है, तो वो उस मामले को सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट एक पूरी न्यायिक जांच करेगा, दोनों पक्षों को सुनेगा और फिर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। अगर और सिर्फ अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट में कहता है कि हाँ, इस आयुक्त को इन आरोपों के आधार पर हटाया जाना चाहिए, तभी राष्ट्रपति उन्हें हटाने का आदेश दे सकते हैं। अरे वाह, ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे किसी कंपनी में किसी कर्मचारी का परफॉर्मेंस रिव्यू उसका मैनेजर न करे, बल्कि सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत करे। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। ये बहुत बड़ा बयान है। ये सुनिश्चित करता है कि हटाने की प्रक्रिया कार्यपालिका के हाथ में नहीं, बल्कि न्यायपालिका के हाथ में है। इसका मतलब है कि किसी आयुक्त को इसलिए नहीं हटाया जा सकता कि उसका फैसला प्रधानमंत्री या किसी मंत्री को पसंद नहीं आया। उन्हें सिर्फ तभी हटाया जा सकता है जब देश की सर्वोच्च अदालत ये माने कि उन्होंने कोई गंभीर कदाचार किया है। ये इस किले की तीसरी और सबसे मजबूत दीवार है, जिसका पहरा खुद सुप्रीम कोर्ट देता है। लेकिन स्रोत में कुछ अपवादों का भी जिक्र है जहां राष्ट्रपति सीधे हटा सकते हैं। जैसे अगर कोई आयुक्त दिवालिया हो जाए या किसी नैतिक अधमता वाले अपराध में दोषी पाया जाए। क्या ये एक तरह का बैकडोर नहीं है
जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है? ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन नहीं। अगर आप इन अपवादों को ध्यान से देखें तो ये वो मामले हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं, यानी जिनमें व्याख्या की गुंजाइश नहीं है। दिवालिया होना एक कानूनी तथ्य है। किसी अपराध में दोषी ठहराया जाना भी एक न्यायिक फैसला है। इन मामलों में लंबी जांच की जरूरत नहीं होती। कानून व्यक्तिपरक मतलब सब्जेक्टिव आरोपों और तथ्यात्मक यानी ऑब्जेक्टिव अयोग्यताओं के बीच साफ अंतर करता है। अगर आरोप कदाचार का है, जो कि व्यक्तिपरक हो सकता है, तो जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन अगर मामला दिवालिया होने जैसा तथ्यात्मक है तो सीधी कार्रवाई हो सकती है। तो चलिए अब इन तीनों धाराओं 12, 13 और 14 को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अब ये मुझे 3 अलग-अलग नियम नहीं, बल्कि एक सोचा समझा डिजाइन, एक आर्किटेक्चर नजर आ रहा है। बड़ी तस्वीर क्या उभरती है? बड़ी तस्वीर ये है कि कानून बनाने वालों का इरादा एक ऐसी संस्था बनाने का था जो एक अंपायर की तरह काम करे, जिसे हम एडजुडिकेटरी अथॉरिटी कहते हैं। इसका सीधा मतलब है एक ऐसी बॉडी जो सबूतों के आधार पर फैसला सुना सके। ठीक एक अदालत की तरह। हाँ, एक अदालत की तरह, लेकिन अदालती प्रक्रिया के बाहर। और इस अंपायर को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने ये 3 स्तरीय किला बनाया। पहला स्तर नियुक्ति का, धारा 12 से। किले का दरवाजा ये ऐसा बनाया कि कोई भी एक पक्ष अपनी मर्जी का व्यक्ति अंदर ना ला सके। नियुक्ति में विपक्ष को शामिल करके स्वतंत्रता की नींव रखी गई। दूसरा स्तर कार्यकाल का, धारा 13। किले के अंदर रहने वालों को ये सुरक्षा दी कि उनके वेतन भत्ते कम करके उन्हें भूखा नहीं रखा जा सकता, यानी उन्हें आर्थिक दबाव से आजाद किया गया। और तीसरा स्तर हटाने का, धारा 14। किले से बाहर निकालने का दरवाजा लगभग बंद कर दिया और उसकी चाबी सुप्रीम कोर्ट को दे दी। मतलब उन्हें राजनीतिक दबाव से पूरी तरह सुरक्षित कर दिया। बिल्कुल। और ये सब क्यों किया गया? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में दिए गए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को मजबूत करना है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जानने का अधिकार यानी सूचना का अधिकार इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है, और केंद्रीय सूचना आयोग वो इसी अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण संरक्षक है। ये किला दरअसल हर उस नागरिक के लिए बनाया गया है जो अपनी सरकार से सवाल पूछना चाहता है। ये विश्लेषण वाकई बहुत स्पष्ट था। तो संक्षेप में केंद्रीय सूचना आयोग की पूरी संरचना, उसके गठन से लेकर सेवा शर्तों और हटाने की प्रक्रिया तक जानबूझकर ऐसी डिजाइन की गई है ताकि ये सरकार और नागरिक के बीच एक शक्तिशाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रहरी के रूप में काम कर सके, जो सूचना तक पहुंच को हर हाल में सुनिश्चित करे। हाँ, कानून एक बहुत मजबूत ढांचा तो प्रदान करता है, लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। इस ढांचे की असली ताकत और प्रभावशीलता अंततः उन व्यक्तियों के चरित्र, साहस और निष्पक्षता पर कैसे निर्भर करती है जिन्हें लोक जीवन में प्रख्यात मानकर आयुक्त के रूप में चुना जाता है। क्योंकि कोई भी संस्थागत ढांचा, कोई भी किला उतना ही मजबूत होता है जितने मजबूत और साहसी लोग उसे संभालते हैं। सबसे मजबूत किला भी खोखला साबित हो सकता है अगर उसके रखवाले ही कमजोर हों।